तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट प्रोडक्ट। तो इनमें पूछा गया है प्लांट प्रोडक्ट कौन सा है। एग एनिमल प्रोडक्ट है, मिल्क भी एनिमल प्रोडक्ट है, राइस जो है ये प्लांट से ऑब्टेन होता है तो ये प्लांट प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच न्यूट्रिएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो कौन सा न्यूट्रिएंट है? प्रोटीन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, और विटामिन ए जो है, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव फूड। तो इनमें पूछा गया है प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राइस नहीं है, पल्सेस भी नहीं है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ये प्रोटेक्टिव फूड में आता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या कहा गया, क्लीनिंग ऑफ फूड ग्रेन बिफोर कुकिंग मेनली हेल्प्स टू। देखिए जब हम लोग क्लीन करते हैं फूड ग्रेन्स को बनाने से पहले तो इससे होता क्या है? तो इम्प्रूव टेस्ट, टेस्ट को इम्प्रूव नहीं करता है, जो भी उसके अंदर स्टोन या डस्ट होते हैं वो रिमूव करता है, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इनमें से एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है? सोयाबीन जो है प्लांट सोर्स है, ग्राम भी प्लांट सोर्स है, एग जो है एनिमल सोर्स है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ये बताना है। प्रोटीन नहीं प्रोवाइड करता, सबसे ज्यादा फैट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी पर ग्राम में अगर आप देखेंगे तो फैट प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग ऑफ मिल्क हेल्प्स टू। तो बॉइलिंग, जब हम लोग दूध को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो इससे क्या होता है? फैट इंक्रीज नहीं होता, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वो खत्म हो जाता है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। प्लास्टिक नहीं यूज होगा, रबर भी नहीं यूज होगा, कॉपर यूज होता है मेनली। कॉपर और एल्युमिनियम यूज होते हैं क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट। अब देखिए ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होते हैं जिनके लाइट जो है, जिनके आर पार चली जाती है, उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा है? वुड नहीं है, ग्लास जो है वो ये ट्रांसपेरेंट होता है। आपको पता होगा जो लाइट है वो इसके आर पार चली आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th क्वेश्चन में कहा गया, विच मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन सा मटेरियल होता है बताना है आपको। प्लास्टिक को नहीं यूज करते हैं, क्ले दिया गया है, क्ले को भी नहीं यूज करेंगे, मेनली किसको यूज करेंगे? एल्यूमिनियम को यूज करेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है इस वजह से। मटेरियल दैट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम, ठीक है। अब देखिए जो वाटर को पास होने देता है, ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाएगा? जो वाटर को पास होने देगा अपने से, तो इसको कहते हैं परमिएबल सब्सटेंस। तो परमिएबल मतलब क्या होता है? इसके अंदर छोटे छोटे से छेद होंगे, और इन छेदों में से वाटर जो होगा वो ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो जाएगा वाटर का, मतलब वो बाहर भी निकल सकता है और अंदर भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट होगा? आयरन अट्रैक्ट होगा। तो आयरन हो गया, निकल हो गया, ठीक है, तो ये कोबाल्ट हो गया, तो ये सब आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग की इनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है आपको बताना है। लिविंग थिंग ग्रोथ करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन कह रहा है, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ। देखिए प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस से करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में दो तीन बातें याद रखिएगा, कि जो इंपॉर्टेंट चीज है फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। अब प्लांट को रेस्पिरेशन में कौन सा पार्ट जो है वो हेल्प करता है? तो रूट नहीं हेल्प करता है, स्टेम भी नहीं करता है, जो लीफ होती हैं ये हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही है। 17 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग थिंग। तो इसमें नॉन लिविंग कौन है? मशरूम लिविंग है, बैक्टीरिया भी लिविंग है, ठीक है। अब वायरस आउटसाइड द होस्ट, मतलब जो बॉडी है उसके बाहर जब वायरस होता है तो वो नॉन लिविंग होता है, और जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो लिविंग हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। देखिए जो प्लांट का मूवमेंट होता है लाइट के रिस्पॉन्स में, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर के रिस्पॉन्स में होगा, थिग्मोट्रॉपिज्म टच के रिस्पॉन्स में होगा, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से हो पाता है पूछा गया है। तो बोन्स की वजह से केवल नहीं होता है, बोन्स और मसल्स के दोनों की वजह से होता है। केवल अगर कहा जाए बोन्स की वजह से हो पाएगा मूवमेंट तो नहीं हो पाएगा, बोन्स और मसल्स दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही मूवमेंट हो पाता है। व्हीकल्स मूव ड्यू टू। अब देखिए व्हीकल में जो मूवमेंट होता है ये किस वजह से मूवमेंट होता है? मस्कुलर फोर्स बिल्कुल गलत है, मैग्नेटिक फोर्स भी गलत है, मैकेनिकल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच इन्वेंशन हेल्प पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फास्टर। अब देखिए आपको बता रहा है कौन सा ऐसा इन्वेंशन हुआ जिसकी वजह से जो लोग थे वो ज्यादा दूर तक बहुत तेजी से जा पाते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो व्हील, ठीक है। जब पहिए डेवलप हुए तो पहिए से क्या हुआ कि अब लोग बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर सकते थे और बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली व्हेन द सर्किट इज। अब देखिए करंट कब फ्लो करती है? जब सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज का मतलब ये मत सोचिएगा कि स्विच क्लोज हो गया, मतलब हमने ऑन किया। स्विच ऑन करने का मतलब होता है कि सर्किट क्लोज है, और सर्किट क्लोज का मतलब होता है अब करंट जो है उसमें फ्लो कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच कंपोनेंट इज यूज टू स्विच ऑन ऑफ अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के लिए किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है? तो स्विच की जरूरत पड़ती है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बल्ब आपको बताइए लाइट देता है, बैटरी जो है मेनली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, वायर आपको पता ही होगा क्या होता है। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल्स। अब देखिए लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ये आपको पता होना चाहिए कि जो अगर सेम तरीके के पोल्स हैं तो ये रिपेल करते हैं। तो नॉर्थ पोल किसको रिपेल करेगा? नॉर्थ को रिपेल करेगा, ठीक है। तो अनदर नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। अगर होता कि नॉर्थ पोल अट्रैक्ट किसको करेगा? तो साउथ को अट्रैक्ट करता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25, विच मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर इनमें कौन सा है? तो प्लास्टिक जो है पुअर है, रबर भी पुअर है, कॉपर गुड कंडक्टर है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिज्म व्हेन दे आर। अब देखिए जो मैग्नेट होते हैं उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, और कुछ प्रोसेस है जिससे खत्म होगा, जैसे पीट दिया जाए तेजी से, गर्म कर दिया जाए बहुत ज्यादा, तो हीटिंग में उसको खत्म हो जाता है मैग्नेटिज्म, मतलब वो नॉन मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। रेन अकर्स ड्यू टू। अब देखिए रेनफॉल जो होती है वो किस वजह से होती है पूछा गया है आपसे। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया इवापोरेशन ओनली। ओनली का मतलब क्या? केवल इवापोरेशन होने से रेनफॉल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। कंडेंसेशन ओनली है, ओनली वाली चीजें गलत है, पूरी वाटर साइकिल से ही रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स इनमें कौन सा? रिन्यूएबल वो होता है जिसको कम टाइम में हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, अपने आप से वो रिन्यू हो जाएगा, जैसे वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, विंड हो गया, तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो कोल नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम भी नॉन, विंड जो है ये रिन्यूएबल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए जो गैस इंपॉर्टेंट होती है, एसेंशियल होती है, वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। अब अगर मान लीजिए पूछा था विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के केस में जो गैस इंपॉर्टेंट होती है, एसेंशियल होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोनों में अंतर याद रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर फूड बिकॉज इट। अब देखिए सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? बिना मिट्टी के कोई चीज उगना बहुत ज्यादा कठिन है। हालांकि अब एक नया प्रोसेस आया है जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो उसमें क्या है, मिट्टी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में मिला दिए जाते हैं, और जो भी हमारा पेड़ होता है उसको उगा लिया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में। लेकिन सॉइल की जरूरत क्या होती है? तो होल्ड प्लांट्स अपराइट, प्लांट को बिल्कुल सीधा रखता है, बिल्कुल ठीक है। वाटर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ठीक है। एयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अब जो क्वेश्चंस होंगे, अभी एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, इसके बाद पेडागोजी के क्वेश्चंस हो जाएंगे जो साइंस से रिलेटेड है। विच रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो कौन सा रिसोर्स है जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे फॉर्म होने में? तो ये कोल है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इसीलिए। अब आते हैं पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसमें कहा गया साइंस टीचिंग शुड मेनली फोकस ऑन। देखिए साइंस जब कोई पढ़ा रहा है तो इसका पढ़ाने का तरीका किस चीज पे फोकस होना चाहिए? रोट लर्निंग पे बिल्कुल भी नहीं,
मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स पे बिल्कुल भी नहीं, इंक्वायरी और एक्सप्लोरेशन पे बच्चे अपने आप से चीज़ों को इंक्वायरी करने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, आप कुछ ऐसा पढ़ाने की कोशिश करिए। तो ये है मेनली साइंस को पढ़ाने का तरीका। द नेचर ऑफ साइंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, साइंस का नेचर किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है ये आपको बताना है। तो डायनेमिक साइंस होती है और इवॉल्विंग होती है, मतलब साइंस कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है हिस्ट्री की तरह जो हो गया अब वही अब चलता रहेगा। साइंस चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, और जितना डेप्थ में आप जाते रहेंगे उतनी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं 34th, द मेन एम ऑफ टीचिंग साइंस एट प्राइमरी लेवल इज टू। देखिए प्राइमरी लेवल पे साइंस क्यों पढ़ाई जाती है ये मेनली आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रिपेयर साइंटिस्ट, प्राइमरी लेवल पे कहाँ साइंटिस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे। डेवलप क्यूरियोसिटी, बिल्कुल सही है, क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए कि प्राइमरी में ही अगर बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगी तो धीरे धीरे साइंस की तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और आगे चल के हो सकता है साइंटिस्ट बन जाए, रिसर्चर्स बन जाए, तो भारत में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा। लर्निंग साइंस इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज, देखिए साइंस को पढ़ना मोस्ट इफेक्टिव कब होगा, जब ये कैसी होगी, तो ये एक्टिविटी बेस्ड होगी, मतलब जब साइंस में एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं तब बच्चों को पढ़ने में भी अच्छा लगता है और वही तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का भी। विच मेथड इंकरेजेस लर्निंग बाय डूइंग, तो कौन सा ऐसा मेथड है जो इनकरेज करता है लर्निंग बाय डूइंग को, ये आप यहाँ पर आपको बताना है। तो लेक्चर मेथड बिल्कुल गलत है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बिल्कुल गलत है, डिस्कवरी मेथड बिल्कुल सही है। तो डिस्कवरी मेथड से क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग जो है वो इनकरेज हो जाती है। 37 क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप। अब देखिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से स्टूडेंट में कौन सी चीज डेवलप होती है ये बताना है आपको। तो मेमोरी नहीं डेवलप होगी, साइंटिफिक एटीट्यूड जरूर डेवलप हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है टीचिंग एड्स इन साइंस हेल्प्स टू। देखिए टीचिंग एड जो होते हैं साइंस में वो किस तरीके से हेल्प करते हैं ये बताना है आपको। टाइम सेव करते हैं नहीं, टीचर एफर्ट को कम नहीं करते, मेक्स कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल सही है। जैसे हमने आपको अभी मैग्नेट का एग्जांपल दिया था कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब आपको अगर मैग्नेट दिखा दिए जाए दो और तब वो चीज बताई जाए तो आपको हमेशा याद रहेगी और आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वही है टीचिंग एड है वो। कॉग्निटिव डोमेन इन एवेल्युएशन फोकसेस ऑन, अब देखिए कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो किस चीज पे फोकस करता है ये यहाँ पर आपको बताना है। अच्छा एक क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 37 रह गया था, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप। तो मेनली साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने में हेल्प करता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन छूट गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 चल रहा था, इसको देख लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन इन इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन, तो किस पे फोकस करता है कॉग्निटिव डोमेन इवैल्यूएशन के दौरान, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40th क्वेश्चन कह रहा है अ स्टूडेंट रिपीटेडली फेल्स टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, द टीचर शुड। अब देखिए कोई बच्चा है वो लगातार क्या है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो टीचर करता क्या है, उस बच्चे को डांट देता है, मार देता है, पनिश कर देता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इग्नोर द डिफिकल्टी, ये भी गलत है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रोवाइड रिमीडियल टीचिंग, ये सही है, बच्चे को रिमीडियल टीचिंग दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और और तरीके से बच्चे को समझाने की कोशिश करिए, कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, तो इन सबसे अच्छी तरीके से बच्चा समझ जरूर जाता है। तो इस तरीके से ये 40 एमसीक्यूज थे, इसके अलावा साइंस से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग की पीडीएफ भी आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।